बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम रोज़ा और सेहत में खुशामदीद और मैं हूँ आपकी मेज़बान महरीन फ़ातिमा। लाहौर न्यूज़ की ख़ुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन में हम आपकी सेहत के बारे में आपके वसाइल आपसे डिस्कस करते हैं और जिसमें हमारे मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद होते हैं जो कि हमें डिफरेंट टिप्स और रेमेडीज़ हमारे साथ शेयर करते हैं। उम्मीद करती हूँ आप उन रेमेडीज़ को ज़रूर घर में ट्राई भी कर रहे होंगे। और आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर, जो कि हाई ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी है, एक खामोश कातिल मर्ज़ है जिसकी वजह से अब दुनिया भर में हर कोई 3 में से 1 अफराद जो है इस हाई ब्लड प्रेशर की वजह से मुतासर हो रहा है। इसकी क्या वजूहात हैं, क्या इसकी पेचीदगियाँ हैं और क्या इलामात होती हैं, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारी आज की मेहमान डॉक्टर हमाला खान हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हमाला, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच। मुझे ये बताएं, ब्लड प्रेशर जो है बेसिकली इसकी इलामात है क्या और कैसे से फौरी कम किया जा सकता है इसको? ओके महरीन, सो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्लड प्रेशर रिलेटेड। जो पेशेंट्स होते हैं स्पेसिफिकली वो बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते हैं इस चीज़ से कि जैसे ही रमज़ान स्टार्ट हो रहा है तो वो अपनी ईटिंग हैबिट्स और लाइफस्टाइल को कैसे मैनेज करें कि अल्टीमेटली जो है वो अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रख सकें। तो उसके लिए सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इसके रिस्क फैक्टर्स के बारे में बात करें, यानी कि वजूहात के बारे में बात करें कि कौन सी ऐसी वजूहात हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास जो वजह है वो है एजिंग। आपकी उम्र जो है जैसे जैसे बढ़ती जा रही होती है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो ब्लड प्रेशर को रेज करने का मसला बन सकता है। इसी के अभी जो है अभी एज रेशो क्या है? अभी नॉर्मली किस एज में ज़्यादा जो इफेक्ट के बाद जो मरीज होते हैं, मेल हो या फीमेल हो, 40 से 45 के बाद उनमें ये मसला ज़्यादा देखा जाता है। लेकिन उसके साथ और भी कॉजेज होते हैं जिसमें हम कहते हैं ओबेसिटी, यानी कि वजन का बढ़ जाना। बहुत सारे ऐसे लोग जिनका वजन नॉर्मल रेंजेस से ज़्यादा है, वो चाहे 40 या 45 से अबव एज के हैं या लोअर एज के हैं, जिनका वजन ज़्यादा है उनमें भी ये मसाइल देखे जा रहे होते हैं। बिकॉज सेंट्रल ओबेसिटी ज़्यादा हो जाती है, अल्टीमेटली ये भी फैट की बेस पे है। जी बिल्कुल, अल्टीमेटली कोलेस्ट्रॉल का इशू जो है वो ज़्यादा हो रहा होता है। कोलेस्ट्रॉल की वजह से अल्टीमेटली आपका ब्लड प्रेशर रेस कर रहा होता है। अच्छा, इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसपे हम लोग बहुत सारे लोगों को बार बार अर्ज कर रहे होते हैं कि अपने लाइफस्टाइल को बिल्कुल सेडेंट्री ना बनाएं, यानी कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल से मुराद एक ही जगह पर मत बैठे रहें, अपनी लाइफ में चहलकदमी ज़रूर रखें। सो बहुत सारे ऐसे लोग जिनका सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, बस उठना, बेड पे बैठना, सोफे पे बैठ जाना, बिल्कुल 4 से 5 कदम चल लेना, 10 से 40 कदम चल लेना, वो जो है सेडेंट्री लाइफस्टाइल में काउंट होता है। तो ऐसे लोगों में ब्लड प्रेशर बढ़ने का रिस्क जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। जी, आप जिस तरह से आप बता रही हैं, रमज़ान में ख़ास तौर पर आपको पता है हाई ब्लड प्रेशर जो अमराज में मुब्तला हैं उन्हें क्या करना चाहिए? इफ्तारी और सहरी में ख़ास तौर पर क्या देखती हैं कि किस तरह की ग़िज़ा का इस्तेमाल करना चाहिए और इसकी क्या रेमेडी क्या होनी चाहिए? कुछ लोग टैबलेट भी इस्तेमाल करते हैं, टैबलेट के बावजूद उनका जो ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई रहता है, उनको फिर क्या करना चाहिए? अच्छा, बिल्कुल मैरीन, जैसे आपने स्टार्ट में बात की कि ब्लड प्रेशर जो है वो एक साइलेंट किलर है। बहुत सारे लोग अभी भी इस रमज़ान में उनको बिल्कुल नहीं पता होगा कि वो ब्लड प्रेशर जैसे किसी मर्ज़ में मुब्तला है। बिकॉज इसके जो सिम्टम्स होते हैं ये होते हैं कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा होता है या फिर आपका जो है ब्लड वीन हो जाती है। इस तरह के मसले होते हैं जिसको लोग जो है वो अमूमन इतना बॉदर नहीं कर रहे होते और अल्टीमेटली बस सर दर्द की गोली खाई उनको लगता है कि ब्लड प्रेशर ठीक हो गया। तो इसमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एनुअली जो है अपने टेस्ट ज़रूर करवाते हैं, अपना ब्लड प्रेशर ज़रूर रेगुलर मॉनिटरिंग करें। वो फीमेल्स खास तौर पर जो कि मेनोपॉज या इस तरह की फीमेल्स हैं वो अपना ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक करें, क्योंकि इससे क्या होगा, अल्टीमेटली आपको पता चलेगा कि आप ब्लड प्रेशर के रिस्क फैक्टर पर तो नहीं है या आपका कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर ऊपर या नीचे तो नहीं रह रहा, ताकि आप आगे जो है अपनी ट्रीटमेंट में एहतियात करें। अब जैसे आपने बात की हम ग़िज़ा में इसको किस तरह से शामिल कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे रमज़ान और सहरी और अफ्तारी है, इसी तरह से रेगुलर डेज़ में भी अभी का जो मील प्लान हम लोग डिस्कस करेंगे वो हम सहरी या अफ्तारी से रिलेटेड करेंगे। लेकिन यही चीज़ें जो हैं अगर आप अपनी डेली लाइफ में भी अपने रिकमेंडेड टाइम के मुताबिक इसको इस्तेमाल करें तो आपको बहुत फ़ायदा दे रही होंगी। कुछ चीज़ों में अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले मैं होल ग्रेन्स की बात करूँ, क्योंकि पाकिस्तान में आटा, चावल, इन चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। हाइपरटेंसिव पेशेंट्स के लिए हमारे पास एक डाइट होती है जिसे हम डैश डाइट कहते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन, जिसमें हमारे पास हम न्यूट्रिशनिस्ट पेशेंट को रिकमेंड करते हैं कि आप अपना फलों और सब्जियों का जो क्वांटिटी है वो बढ़ा दें और लो फैट मिल्क की क्वांटिटी बढ़ा दें और कोशिश करें कि फाइबर रिच चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा कर दें, क्योंकि जितना आपकी बॉडी में फाइबर जाएगा वो अल्टीमेटली आपकी बॉडी से जो है डिफरेंट किस्म के टॉक्सिन्स को जो है वो रिमूव आउट कर रहा होगा। क्योंकि ब्लड प्रेशर में हमारी वेसल्स जो
है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। तो फाइबर इसलिए भी इंपॉर्टेंट होता है कि ब्लड फ्लो जो है वो मेंटेन रहे और थ्रू आउट द बॉडी जा रहा हो। अब जैसे होल ग्रेन्स की बात करें, इसमें फाइबर हमारे पास सबसे ज़्यादा गंदम के आटे में मौजूद है। चोकर का आटा हो, छान का आटा इस्तेमाल किया जाए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, छान को रिमूव आउट करवा देते हैं, ऐसा बिल्कुल ना करें। छान के साथ आटे को इस्तेमाल करें, लाल आटे का इस्तेमाल करें। चावल का अगर आप इस्तेमाल लेकिन हमारे घर में ज़्यादा वाइट आटा इस्तेमाल होता है, प्रोसेस चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, मैदा इस्तेमाल होता है, ब्रेड इस्तेमाल हो रही है, तो सफ़ेद ब्रेड इस्तेमाल हो रही है। अच्छा, सफ़ेद ब्रेड में आप कोशिश करें, हाइपरटेंसिव वाले पेशेंट्स ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल करें। ब्राउन की बात करी, ब्राउन ब्रेड की बात नहीं करी। ब्राउन ब्रेड जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि उसमें फाइबर का कंटेंट ज़्यादा होता है। चावलों का इस्तेमाल करना है तो ब्राउन राइस का इस्तेमाल करें, उसमें फाइबर का कंटेंट ज़्यादा होता है। इसके साथ एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं हर हाइपरटेंसिव पेशेंट को कहती हूँ कि अगर उनको नहीं भी पसंद तो वो अपने रेगुलर डाइट में हफ्ते में चाहे एक दफ़ा ज़रूर इस्तेमाल करें, लेकिन जौ का दलिया ज़रूर इस्तेमाल करें। जौ के दलिया के अंदर हमारे पास फाइबर्स के साथ साथ ऐसे न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं जो हमारे बेली फैट को भी कम करते हैं और अल्टीमेटली हमारी हाइपरटेंशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये महरीन हम बात करें होल ग्रेन्स की, यानी कि स्टेपल फूड जो हमारे घरों में आम पक रहा होता है। तो सहरी है या अफ्तारी है, रोटी अगर आप कंज्यूम करना चाहते हैं तो कोशिश करें कि इन आटों की रोटियां जो हैं वो इस्तेमाल की जाएं। उसके साथ साथ अगर देखा जाए प्रोटीन्स बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, हर किसी ने इस्तेमाल करना होता है, लेकिन ब्लड प्रेशर वाले मरीज़ कोशिश करें मछली या चिकन, इन दोनों के अलावा प्रोटीन का इस्तेमाल जो है वो रेड मीट या मटन, बीफ, इन चीज़ों से इस्तेमाल ना करें। सिर्फ अगर इस्तेमाल करना है तो चिकन का इस्तेमाल कर लें या फ़िश का इस्तेमाल कर लें। अब चिकन में भी आप कोशिश करें एक लेग पीस जो होता है उतने पीस जितना ही चिकन इस्तेमाल किया जाए, और अगर फ़िश इस्तेमाल करें तो उसमें भी 3 आउंस से ज़्यादा फ़िश का इस्तेमाल ना किया जाए। फ़िश में मैं हरगिज़ बात नहीं करी कि डीप फ्राइड फ़िश का इस्तेमाल किया जाए। मैं वो ये इसी तरफ मैं आने लगी थी। जो फ़िश है आपको पता है उसकी तासीर गर्म होती है, और जो हाई ब्लड प्रेशर होते हैं वो गर्म चीज़ खाते हैं फौरी उनका जो बीपी हाई हो जाता है। लेकिन फ़िश एक हमारे पास अच्छा प्रोटीन का सोर्स है, एंटीऑक्सीडेंट मौजूद है। अगर आप उसका कुकिंग मेथड अच्छा रख रहे हैं, आप उसको जो है इस तरह से प्रिपेयर कर रहे हैं कि आप उसको ग्रिल फॉर्म में ले रहे हैं, तो वो आपके हाइपरटेंशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन्स के इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स हैं जिसमें हमारे पास दालें आ जाती हैं। हाइपरटेंसिव पेशेंट्स दालों का इस्तेमाल ज़रूर करें। दालों के अंदर हमारे पास फाइबर्स का बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट मौजूद है। लोबिया का इस्तेमाल करें, लोबिया के अंदर फाइबर का कंटेंट मौजूद है। जैसे अफ्तारी में चना चाट का इस्तेमाल किया जा रहा है तो वो अच्छा सोर्स है कि आपके पास सब्जियों के साथ साथ प्रोटीन भी आ रहा है। दही आप उसमें लो फैट डाल लें तो आपका एक अच्छा सोर्स बन जाएगा जो आपकी भूख का एहसास भी कम करेगा, आपको ब्लड प्रेशर प्रिवेंट करेगा और अल्टीमेटली आपको डिफरेंट बीमारियों से भी बचा रहा होगा। अच्छा, ये हमने कर ली प्रोटीन्स की बात। सब्जियों की तरफ आएँ तो एक हाइपरटेंसिव मरीज़ दिन में 3 किस्म की हरी सब्जियों का इस्तेमाल ज़रूर करें। जिसमें आपके पास स्पिनच आ जाती है, शिमला मिर्च आ जाती है, खीरा आ जाता है, हरी मिर्च आ जाती है, डिफरेंट किस्म की चीज़ें आ जाती हैं। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल 3 सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियों का इस्तेमाल ज़रूर करें। लेटिस है, कैबेज है। तो इस तरह से हम कहते हैं कि आप अपनी हाइपरटेंसिव वाले पेशेंट्स अपनी वैसे भी वेजिटेबल की सर्विंग्स बढ़ा दें। तो सैलेड्स का इस्तेमाल करें, किसी भी फॉर्म में सब्जियों का इस्तेमाल करें, शिमला मिर्च का इस्तेमाल करें, तो डिफरेंट किस्म की सब्जियों का इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, इसके साथ साथ फ्रूट्स की बात ज़रूरी है। फ्रूट जो है वो हमारे पास बड़े इंपॉर्टेंट है, लेकिन मरीज़ उसको खाते हुए एक गलती ज़रूर करते हैं कि वो उसका छिलका रिमूव कर देते हैं। कुछ भी फ्रूट जो आप छिलके के साथ ले सकते हैं, तो बहुत से लोगों को देखा है कि वो माल्टा भी अगर इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो वो उसके ऊपर से वाइट उसका जो है फाइबर रिमूव कर देते हैं। फाइबर वो वाइट उसमें ही होता है जो आपके पास माल्टे के अंदर मौजूद है। तो कभी भी उसको रिमूव ना करें, उस फाइबर के साथ खाएं। केले को भी आप खा रहे हैं तो उसके ऊपर से वो जो आप बारीक बारीक थ्रेड्स उतार रहे होते हैं वो बिल्कुल ना उतारें। अगर आप एप्पल का इस्तेमाल करें तो उसको अच्छी तरह से वॉश करके उसको छिलके के साथ इस्तेमाल करें। स्ट्रॉबेरीज आजकल बड़े इंपॉर्टेंट है। हमारे पास अमरूद बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। तो ये डिफरेंट किस्म के फल हैं जिसका इस्तेमाल जो है आप फ्रूट्स की फॉर्म में भी कर सकते हैं या रॉ फॉर्म में भी ले सकते हैं। हमारा ये तो आप ग़िज़ा के बारे में बता रही हैं, लेकिन अगर देखें ब्लड प्रेशर है एकदम से हाई हो जाता है, उसकी समझ नहीं आती, उसको कम करने के लिए हमें क्या चीज़ हमें खानी चाहिए, कौन सी खुराक का इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर किसी मशरूबात का हमें इस्तेमाल करना चाहिए ताकि फौरी जो है हाई ब्लड प्रेशर का लेवल कम हो। अच्छा, इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि जाना जाए कि ब्लड प्रेशर रेज होने की वजह क्या है। जब तक हम कॉज नहीं जान सकेंगे हम उसको कम नहीं कर सकते। बहुत सारे लोगों का ब्लड प्रेशर किसी स्ट्रेस की वजह से रेज हो रहा होता है, एंजाइटी, डिप्रेशन, एंजाइटी की वजह से हो रहा होता है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनका, जैसे मैंने बात की कि वो एक ही जगह पे सारा दिन बैठ रहे होते हैं जिसकी वजह से गैस हो जाती है, डिफरेंट किस्म के मसले हो जाते हैं और उनका अल्टीमेटली हेडेक होता है, माइग्रेन की तरफ जाता है और ब्लड प्रेशर का रिस्क बन जाता है। सो डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से रेज हो रहा होता है। अब फॉर एग्जांपल एक पेशेंट का ब्लड प्रेशर रेज्ड है और उसको नहीं पता कि वो उस टाइम पे क्या करे, सो कोशिश करें कि सबसे पहले अपने स्ट्रेस लेवल को कम करें, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स में प्रायोरिटी रीजन जो है वो स्ट्रेस की होती है जिसकी वजह से वो हाइपरटेंसिव हो रहे होते हैं। स्ट्रेस को कम करें नहीं है तो आप एक वार्म बॉडी शॉवर ले सकते हैं, या फिर आप क्या करें, कोई एक ऐसी एक्सरसाइज करें जिससे मेडिटेशन वगैरह एक्सरसाइज होती
सकती हैं, जिसमें आप डीप ब्रीथिंग करें ताकि आपके मसल्स रिलैक्स और अल्टीमेटली आप रिलैक्स हो जाएं। इसके अलावा वाटर इंटेक अपना अच्छा रखें। वाटर इंटेक आप जितना अच्छा रखेंगे बॉडी में वाटर फ्लो करता रहेगा, ब्लड का फ्लो ठीक रहेगा और वो अल्टीमेटली आपको ब्लड को नॉर्मलाइज करने में, ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो ये चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा ज़रूरी हैं अपार्ट फ्रॉम दिस। अच्छा, इसमें इसकी खामोश अलामात क्या होती हैं? कैसे आजकल तो पहले तो होता था 30 प्लस में, 40 प्लस में हम इस तरह की सुनते थे, इस तरह की अलामात पाई जाती थी, लेकिन आजकल यंगस्टर जो हैं प्लस आप कह लें 20 प्लस हैं या फिर आप कह लें 20 अंडर एज में है, तो उनको भी ब्लड प्रेशर के बहुत से इश्यूज हो रहे हैं। इसकी क्या वजूहत है? अच्छा, इसमें बेसिक जो रीज़न है वो बेसिक जो आप साइलेंट सिम्टम्स की अगर बात करें तो बेसिक सिम्टम जो है इसमें हेडेक ही है। आपका हेडेक बहुत ज़्यादा फील होंगे, लेथार्जिक फील हो रहा होगा, पानी की कमी फील हो रही होगी, वीएन आपकी ब्लड हो रही होगी, फैटिग हो रही होगी। बिल्कुल, आपका हाइड्रेशन स्टेटस तो हर बीमारी में मेंटेन रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। पानी का इस्तेमाल जितना ज़्यादा किया जाएगा वो उतना ही अच्छा रहेगा। तो साइलेंट जो रीजंस है इसकी वो यही बनती हैं कि आपका जैसे मैंने बात की माइग्रेन है और डिफरेंट किस्म की रीजन बात की। अब आप जैसे बात करिए कि यंगस्टर्स में इसकी क्या वजूहत हैं, जैसे हमने बात की कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से, सेंट्रल ओबेसिटी की वजह से, वजन के बहुत ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से, जंक फूड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी इसका वजह हो सकती है, या फिर आपका क्योंकि यंग जनरेशन में भी आप देखेंगे स्ट्रेस और एंजाइटी बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी है, तो वो अल्टीमेटली जो है हमारे बॉडी को किसी ना किसी तरह से अफेक्ट कर रही होती है। तो इस कॉज में भी मैं यही कहती हूँ कि पेशेंट चाहे यंग एज में है या ओल्डर एज में है, वो कोशिश करें कि अपनी डाइट में हेल्दी तरीके से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़रूर रखें, दूध और दही का इस्तेमाल करें, लो फैट फॉर्म में इस्तेमाल करें, नट्स का इस्तेमाल किया जाए, सीड्स का इस्तेमाल किया जाए, ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड्स का इस्तेमाल किया जिसमें हमारे पास आलमंड वॉलनट्स आ जाते हैं। लेकिन अगेन मैं इसमें बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि अपने कंसल्टेंट की रिकमेंडेशंस के मुताबिक आप अपनी सर्विंग्स लें, जो सर्विंग आपको आपका डॉक्टर रिकमेंड करता है उससे ज़्यादा या कम इसको इस्तेमाल ना करें। एक्सरसाइज और थेरेपी कितनी ज़रूरी है? एक्सरसाइज इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर एंड वेरी बेनिफिशियल फॉर हाइपरटेंसिव पेशेंट्स। वो लोग जो अपनी डाइट के साथ साथ एक्सरसाइज पर ध्यान देते हैं और एक्सरसाइज को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बना रहे हैं, वो उनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक्सरसाइज में कोशिश करें कि अगर आपसे नॉर्मली भी अभी आपने स्टार्ट करनी है, अगर एक्सरसाइज करना भी, तो कोशिश करें कि आप अपने ब्रिस्क वॉक से स्टार्ट करें। 10 मिनट कर सकते हैं, 15 मिनट कर सकते हैं, आप ज़रूर करें। आप उसको फिर 20 मिनट्स तक लेके जाएं, अगले दिन आप उसको 30 मिनट्स तक लेकर जाएं। तो ज़रूरी नहीं है कि एक दिन में ही आपने 40 मिनट का भाग लेना है, आप इसको आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी बॉडी को अडेप्ट करें इस चीज़ पर और उसको ज़्यादा लेके जाएं। ब्रिस्क वॉक जो है फीमेल पेशेंट्स के लिए स्पेसिफिकली रिकमेंडेड है, जिसे हम तेज़ तेज़ चलना कहते हैं। Exactly. तो वो तेज़ तेज़ चलें और अपनी वॉक को जो है वो मेंटेन करें। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव है तो कोशिश करें कि साइकिलिंग की तरफ आएँ, एरोबिक्स की तरफ आएँ और डिफरेंट किस्म के जिम्स जो हैं। तो फिजिकल एक्टिविटी आप अपनी लाइफ में जितनी मेंटेन करके रखेंगे वो अल्टीमेटली आपके लिए उतना ही बेहतर ऑप्शन है। तो आप क्या देखती हैं कि हाई ब्लड प्रेशर की कितनी एग्जाम होती हैं इसकी? अच्छा, एग्जाम्स जो होती हैं वो ये इस तरह वेरी से करती नहीं, है एवरी बॉडी टू बॉडी? इस तरह से नहीं होता है। एग्जाम का जो है वो ताल्लुक डिफरेंट होता है, लेकिन इसमें डायस्टोलिक और सिस्टोलिक जो है वो ब्लड प्रेशर लो भी होता है। अच्छा, वो उसकी टाइप्स में नहीं आता, वो एक डिफरेंट कॉज होता है। ब्लड प्रेशर हाई भी रह सकता है पेशेंट्स का, लो भी रह सकता है, डिफरेंट रीजंस एंड डिफरेंट कॉजेज होते हैं। सो वो उनको हम टाइप्स में काउंट नहीं करते, दे आर समथिंग रियली डिफरेंट। और वैसे इसमें डायस्टोलिक और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, जो कि आप जब आपके पास दो वैल्यूज आती हैं 120/80 की जो वैल्यू है वो डायस्टोलिक और सिस्टोलिक में काउंट होती है। ओके, तो जो ब्लड प्रेशर है इसकी वजह से दिल की बीमारी भी पैदा होती है क्या? इससे पेचीदगियां पैदा होती हैं इससे? अगर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि सिर्फ ब्लड प्रेशर का शिकार होते हैं और इसी के साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ब्लड प्रेशर के साथ साथ, जैसे हमने बात की, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी उनके रेज हो चुके होते हैं। हाई ब्लड प्रेशर के साथ साथ उनको दिल के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। हाई ब्लड प्रेशर के साथ साथ वो शुगर यानी कि ज़ियाबतीस के शिकार भी हो रहे होते हैं। हाई ब्लड प्रेशर के साथ साथ उन्हें आर्थराइटिस, इस तरह की डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकती हैं। किडनी की कोई डिजीज़ हो सकती है, क्योंकि एक जो डिजीज़ हमारे पास ये मेजर कॉज है ना, जिसकी वजह से हमारी बॉडी डिफरेंट किस्म के सिम्टम्स को फेस करती है और अल्टीमेटली फिर हम वो डिजीज़ भी डेवलप कर लेते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको शुगर के शिकार होते हैं और उसी के साथ साथ डायबिटीज़ की मेडिकेशंस पर भी होते हैं, सॉरी हाइपरटेंसिव की मेडिकेशंस पे भी होती हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हाइपरटेंसिव के साथ साथ किडनी की भी किसी मेडिकेशंस पे होते हैं। सो डिफरेंट तरह की जो मेडिकेशंस हैं इंपॉर्टेंट होती हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं हाइपरटेंसिव पेशेंट्स के लिए बताना चाहूँगी वो सोडियम का इंटेक है। बहुत सारे लोग नमक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, तो सोडियम इंटेक जो है वो हमें लिमिटाइज करने की ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें जिसके अंदर प्रोसेस्ड चीज़ें हैं, जिसके अंदर नमक का इंटेक ज़्यादा है, जो फ्रोज़न होती हैं, क्योंकि उसमें भी हमारे पास नमक का इंटेक, सोडियम का इंटेक जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो कोशिश करें कि ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए जिसमें सोडियम का कंटेंट कम हो, लेस देन 2300 मिलीग्राम सोडियम एक नॉर्मल इंडिविजुअल ले, ताकि वो आने वाले फ्यूचर रिस्क से बच सके। तो हमारा जिस तरह से हाई ब्लड प्रेशर के साथ साथ जो है आपको पता जैसे
दिल की बीमारी के साथ साथ भी और भी बहुत से मसाइल पैदा हो जाते हैं, जिसमें आप जैसे डिहाइड्रेशन भी है, कॉन्स्टिपेशन भी है, तो क्या देखती हैं आप इसके लिए कैसे जो है निपटा जा सकता है? अच्छा, ब्लड प्रेशर के साथ साथ जो कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट्स हैं रमज़ान में, उनका भी जो है रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं रमज़ान में कॉन्स्टिपेटेड फील करते हैं और इसकी पहली रीज़न जो है वो लैक ऑफ वाटर इनटेक है। बहुत सारे लोग जब इनकी डाइट चेंज हो रही होती है, खाने पीने की टाइमिंग्स चेंज हो रही होती हैं, डिफरेंट चीज़ें जो चेंज हो रही होती हैं, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन का मसला बढ़ जाता है। हमारा फूड इनटेक जो है वो बहुत ज़्यादा डिफर कर रहा होता है। पहले हम लोग बहुत ज़्यादा नॉर्मल रूटीन में होते हैं, फिर अल्टीमेटली हम जाकर एकदम से हाई ऑयली फूड्स लेना स्टार्ट कर देते हैं, फैटी फूड्स लेना शुरू कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा शुगर का इंटेक कर रहे होते हैं। अब कॉन्स्टिपेशन का मसला सबसे ज़्यादा इस तरह से भी देखा जाता है कि बहुत सारे लोग ऐसे मशरूबात का इस्तेमाल कर रहे होते हैं जिसमें चीनी का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो चीनी क्या करती है, आपकी बॉडी से वाटर को अल्टीमेटली ड्रॉ कर देती है, बॉडी से वाटर को निकाल देती है। तो जब बॉडी में वाटर नहीं रहता तो हम डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाते हैं और अल्टीमेटली कॉन्स्टिपेशन का शिकार भी रहते हैं। तो अगर आप कॉन्स्टिपेटेड हैं या रमज़ान में आपको इस तरह का कोई मसला फील हो रहा है, तो कोशिश करें कि अपनी डाइट में, जैसे हमने ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स की बात की, इसी तरह कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट्स भी अपनी डाइट में हाई फाइबर फूड्स का इस्तेमाल ज़रूर करें, यानी कि ऐसे फूड्स का इस्तेमाल करें जिसमें फाइबर का कंटेंट ज़्यादा है। अच्छा, जैसे हमने खानों की बात की, इसमें साथ साथ थोड़ा सा अगर मैं बताती जाऊँ तो ये अमराज बच्चों में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, तो बच्चों के लिए क्या उनको कैसे डिफरेंट ट्रीट किया जा सकता है? अच्छा, बड़ों के लिए फाइबर प्रोटीन्स तो होती जो वो इस्तेमाल कर लेते हैं, बच्चों के लिए किस तरह से किया जा सकता है इसको? अच्छा, बच्चों में अगर देखा जाए तो बच्चों की डाइट थ्रू आउट हमें ऐसी रखनी चाहिए। एक तो ये नॉर्मल है, बहुत सारी माएँ इस वजह से परेशान हो जाती हैं, लेकिन नॉर्मल है क्योंकि बच्चा जो है वो चीज़ें अडेप्ट कर रहा होता है। वो पहले बिल्कुल दूध पे होता है, उसके बाद उसने डिफरेंट किस्म की चीज़ें जो है माएँ उनको इंट्रोड्यूस करवाती हैं। तो समटाइम अगर उसको कोई चीज़ नहीं सूट कर रही या उसकी वजह से वो कॉन्स्टिपेटेड फील कर रहा है या स्टमक का कोई भी इशू फील कर रहा है, तो आप कोशिश करें कि उस चीज़ को उसकी डाइट से रिमूव आउट करवा के किसी और चीज़ का इस्तेमाल करवाएं। यानी कि वो बच्चे जो कि सॉलिड फूड्स भी इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं, अगर उनको वो नहीं सूट करे तो इसका बेसिक हल यही है कि आप उसको रिमूव आउट करवा के किसी और चीज़ का इस्तेमाल करवाएं, ताकि जो है वो अल्टीमेटली कॉन्स्टिपेशन से बच सकें। यंगर एज के साथ साथ अगर ओल्डर एज में देखा जाए, रमज़ान में देखा जाए, तो एक इशू बहुत पाया जाता है। बिल्कुल, एक रेमेडी है जिसमें आप कोकोनट ऑयल, आलमंड ऑयल और कैस्टर ऑयल, तीनों ऑयल की एक एक चाय चम्मच अगर मिलाकर आप वाटर के इंटेक के साथ उसको ले रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ नट्स में अगर आप इंजीर का इस्तेमाल करें, इंजीर को आप पानी में भिगो के रखें और उसके बाद आप इंजीर को भी इस्तेमाल करें और वो पानी उसे ऐसे खा लिया जाए तो वो ब्लड प्रेशर के लिए तो वो आपको पता उसकी भी तासीर गर्म होती है। नहीं, मैं इसमें कॉन्स्टिपेशन की बात करी, कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट्स की बात करी। ठीक है, अगर वो इंजीर का इस्तेमाल पानी में भिगो के रखें और उसके बाद उसका इस्तेमाल करें, उसके ऊपर से वो पानी जो जिसमें सोक किया हुआ था वो भी पी लें, तो वो उनकी कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से आप अपनी कॉन्स्टिपेशन से बच सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट किस्म के सीड्स अवेलेबल है हमारे पास, जैसे हम तुख मलंगा या तुख दाऊदी सीड्स अवेलेबल हैं, आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसमें एक गलत प्रैक्टिस जो लोग कर रहे होते हैं वो ये होती है कि वो उसको बहुत कम देर के लिए सोक करते हैं और उसको पी लेते हैं। मैक्सिमम भी आप उसको 30 मिनट्स तक सोक ज़रूर करें पीने से पहले, ताकि उसका जो अच्छी तरह से वाटर जो है उसमें एब्जॉर्ब हो जाए और अल्टीमेटली आपकी बॉडी में भी जाके एब्जॉर्ब हो जाए। तो ये हमारे पास कॉन्स्टिपेशन को रिमूव करने के फैक्टर्स हैं। इसी के साथ साथ हस्क का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। हस्क को भी लोग बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो कोशिश करें कि हस्क को आप पानी में मिला के इस्तेमाल करें, पहले मुँह में डाल के ऊपर से पानी का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वाटर में जितना वो ज़्यादा डिजोल्व होगा उतना अल्टीमेटली आपकी बॉडी में जाके डिजोल्व होगा और वो आपको अच्छे इफेक्ट्स दे रहा होगा। तो ये डिफरेंट किस्म की चीज़ें जो हैं इनको घर पे ज़रूर ट्राई आउट करें ताकि आप कॉन्स्टिपेशन से बच सके, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन अल्टीमेटली एक ऐसा फैक्टर है जिसमें हाई फाइबर फूड्स का इस्तेमाल हम लोग ज़्यादा कर देते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में और स्पेसिफिकली रमज़ान में लोग जो हैं वो इस चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। बहुत ऑयली फूड हम खा रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। आपको पता है फौरी इफ्तारी के टाइम हमने पानी के बाद हमने समोसा पकौड़ा ज़रूर खाना होता है, तो उससे भी ये जो है बहुत बिल्कुल ऐसा है, बिकॉज़ उसमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा होता है। अच्छा, अब इसमें डिफरेंट किस्म की चीज़ें ऐसे हैं, जैसे हमने बात की कि आप स्टार्ट में ही हाई शुगरी ड्रिंक्स का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि शुगर आपकी बॉडी से वाटर को रिमूव आउट कर देती है। तो कोशिश करें कि या तो पानी का इस्तेमाल किया जाए या नेचुरल फ्रूट जूसेस का इस्तेमाल किया जाए, जूसेस वगैरह नेचुरल फ्रूट जूसेस से किया जाए, दूध का इस्तेमाल किया जाए। फ्रूट जूसेस भी डायबिटीज़ वाले मरीजों के लिए नहीं है, एक आम नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए फ्रूट जूसेस का इस्तेमाल जो है वो ज़रूरी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारा, आपने बहुत अच्छी टिप्स बताई और रेमेडीज़ भी बताई हैं। उम्मीद करती हूँ हमारे नाज़रीन ज़रूर रमज़ान में भी और वैसे भी जो है वो इनको ज़रूर ट्राई करेंगे। तो इसके साथ ही प्रोग्राम का जो है वक्त वो ख़त्म हो चुका है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।